हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग। और साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल गंगा बचाओ और हिमालय बचाओ की मुहिम काफ़ी तेज़ हिमालय क्षेत्रों में चल रही है और ये पूरे विश्व जो है इस समस्या से चिंतित है। और आज इस कड़ी में हम जो है यहाँ पर जो हमारा टिहरी उत्तराखंड में है, टिहरी के माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी से इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। और क्योंकि वो इस मुहिम को काफ़ी जोर शोर से चला रहे हैं। विधायक जी, आपका हमारे चैनल उत्तराखंड वाणी में आपका बहुत स्वागत है। आपकी जो ये मुहिम है विधायक जी, हिमालय बचाओ गंगा बचाओ, इसका काफी जो है इस समय वो चर्चा चल रही है और आपने ये बहुत अच्छा जो मुद्दा उठाया है, तो आप इसके बारे में बताइए। आपका जो है ये क्या विचार है और कहाँ तक ये जाएगा? राणा जी, हम कोई आज से इस विषय को नहीं उठा रहे हैं। 1987 में हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया था कि गंगा की स्थिति बड़ी खराब है और गंगा को समग्रता में लेना चाहिए। उसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना है, आप जो बहुत सी जो बर्फ से हिम से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं, जैसे चंबल है, उसी तरह से जितना सिंधु तो खैर यहाँ नहीं आती गंगा में, लेकिन जितनी भी नदियां उसकी सहायक नदियां हैं, उसको बचाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। और तब गंगा एक्शन प्लान बना था, जिस पर इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, और उससे हमको भी बड़ी आशा हुई, हम गौरवान्वित भी हुए कि गंगा जो है वो हमारी माँ है, हमारी बेटी है और टिहरी की माँ है, बेटी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो खतरे में है और अगर हम अपनी माँ और बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो हम कैसा समाज है। भगीरथ जब माँ गंगा को लेकर के गए, और मैं वहां भी गया गंगा सागर में, जब मैंने उसको समुद्र में समर्पित होते हुए देखा तो मुझे बड़ा आंसू आए मेरे आंखों में। तो वो लगभग इस देश के 72-73 लोगों क्या चराचर प्राणियों को जो है वो जीवन देती है। अभी जो है जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 2050 में, और मैंने तो अपने सामने जो है अपने गांव में जो हमारा बड़ा, जिसमें हमारे वो चलते थे, घट चलते थे, घराट पंचक्की, पानी का स्रोत था, हमारा घट होता था, उसको नदी को सूखते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। बहुत से जो वन्य प्राणी हैं, अब आजकल तोतरियाल किसी ने देखा, पता नहीं कब से नहीं देखा होगा तोतरियाल जो है। उसी तरह से जो सेई है, सौला है, बहुत से ऐसे जो प्राणी हैं वो विलुप्त हो गए हैं अगर जल नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं हमारे यहाँ जो पीजी जो कॉलेज जो मैं लेके आया था 2003-04 में, उसमें जो इन विषयों पर काम करते हैं डॉक्टर साहब, उनका कहना यह है कि जो जल को निर्मल बनाती है, हिमालय से ऊंचा तो कुछ नहीं और उसी तरह से माँ गंगा से निर्मल कुछ नहीं है, पवित्र कुछ नहीं है। तो जो उसकी पवित्रता को बनाए रखने वाले जो जल जंतु थे, जो लगभग 63 थे, अब जाकर के वो 7 पर जो है, बाकी सब खत्म हो गए और 7 वाला 3 पर आ गया है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 में न एक बूंद बर्फ रहेगी और न गंगा में एक बूंद जल रहेगा। तो हम कैसे लोग हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं, बिना जल के तो आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकते। और उसके बाद अच्छी व्यवस्था, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा की होनी चाहिए, तो उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। तो मैंने और हमारे जो यशस्वी, जिनका पूरे विश्व में मेरे ख्याल से वो पर्यावरण की रक्षा के पर्याय थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, हमारे साथियों ने, जम्मू कश्मीर से लेकर के, जब हम श्रीनगर में इस पर प्रेस कर रहे थे तो उस समय, क्योंकि अब तो
नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने वहाँ जो कश्मीर वैली है उसकी स्थिति बहुत सुधार दी है। कानून व्यवस्था के हिसाब से आतंकवादियों को लगभग समाप्त कर दिया है। तो बगल में बम फट गया था जो है, और हम बच गए, और मैं और सुंदरलाल पहुना जी, तो हम वहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक गए। क्योंकि जो हमारा हिमालय है पूरा, वो हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन समस्याएं एक जैसी हैं कि हिमालय को बचाओ। लेकिन हिमालय और गंगा से हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे अधिक जिन राज्यों को, जिन लोगों को फायदा होता है, उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं, इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। दिल्ली में हमने कई कार्यक्रम किए हैं इस बारे में कि भाई जागो। और इस समय की सरकार भी जो है दिल्ली में माँ यमुना के विषय से बनी है। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माँ गंगा ने उनको बुलाया काशी में, बाबा विश्वनाथ की धरती में। इस बार उन्होंने कहा कि गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी गंगा माँ की रक्षा करेंगे, अपनी माँ की रक्षा करेंगे। और उसका जो कुछ लोग ये भी विवाद कर रहे हैं कि साहब जो है वो खाली हिमालय से गंगा नहीं है, वो तो नैसर्गिक रूप से भी जो है वो बहती है। अब मैं उसका वो तो हूँ नहीं मैं एक्सपर्ट, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा वो है नुकसान, वो पूरे विश्व को है। अगर हम हिमालय और गंगा को आगे रख करके एक वैश्विक वातावरण बना सके, तो जो प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं कि 2047 में भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा, मेरा मानना ये है कि हम इस समय, अब 26 शुरू होने वाला है, हम 29 तक विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हो सकते हैं। क्योंकि उसका दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि उसका वैश्विक असर होगा। अब सबसे पहले जो सबसे विकसित माना जाता है, जहाँ हर आदमी जाना चाहता है, जी हम सिंगापुर जाना चाहते हैं। सिंगापुर कम से कम 500 मीटर पानी के नीचे होगा। उसी तरह से श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, आधा अमेरिका जो है वो डूब जाएगा। जर्मनी से लेकर के एक वैश्विक उसका असर होने जा रहा है। तो हमको ये करना चाहिए कि हम उसको एम्पलीफाई कर सकें। जब हम कहते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। अब इस समय बहुत मिल जाता है ना पानी। अब सुबह अगर आपके घर में पानी ना आए, आपके स्नान घर में पानी ना आए, आपके जो किचन है उसमें पानी ना आए, और मोदी जी ने तो हर घर जल और हर घर नल की भी व्यवस्था की है, वो योजना तभी सफल हो सकती है जब पानी रहेगा। कि हमारी जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, ये 2040 में जो है 2/3 मुंबई जो है वो पानी के नीचे होगी। तो इसलिए बड़ा भारी खतरा है हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए, और इसको समझना चाहिए। और आप निश्चित रूप से उसको ठीक ढंग से अगर एम्पलीफाई कर लेंगे तो सबका जो है बोलो बताइए आप। तो इसलिए जो है मेरे ख्याल से हमको, और ये क्योंकि ये मानव निर्मित है, ये अपने आप नहीं पैदा हुई है, हम लोगों ने इसको पैदा किया है, उत्पन्न किया है। तो जो मानव जाति है पूरे विश्व की, उसको, विश्व समुदाय को, अभी हम इसमें कल ही जो है वहाँ से दुबई से कुछ लोग आए हुए थे। उनका कहना था कि जो ये सभ्यताएं हैं ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, गंगा घाटी सभ्यता है, वैसे नाइल जो नदी है उसकी सभ्यता है सबसे पुरानी जो है। और उसमें जो वो वहाँ भी वो नाइल जो है, 2 नदियाँ हैं जो बाद में मिलती हैं, एक तो काली है और एक जो है वो नीली है। तो वो भी खतरे में है। उसमें भी ये है कि 20-25 साल में वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से खाली यही नहीं, स्विट्जरलैंड के बारे में, जैसे हमारा यहाँ अल्मोड़ा के बारे में है, तो वहाँ पर जो हमारी नदी है वो 15 साल में सूख जाएगी। तो फिर अल्मोड़ा कैसे जिंदा रहेगा? तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्योंकि मानव ने ये त्रासदी खड़ी की है, उसी को इसका विमोचन भी करना है। कल वो लोग आए हुए थे, उन लोगों का कहना ये था कि जैसे आप लोग गंगा हिमालय के लिए कर रहे हैं, वैसे नाइल नदी के लिए भी करिए। तो हम पूरे विश्व समुदाय को, जिसमें कि बान की मून से लेकर के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, हम सब लोग एक साथ बैठते हैं और एक वैश्विक जो है इसके लिए अभियान बनाते हैं। तो धीरे धीरे, कल भी है एक नदी जो
कार्यक्रम है दिल्ली में, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री भी शामिल होंगे। मैंने उनको कहा है, मैंने कहा भाई जोड़ोगे तो हमने, जब पानी रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो क्या जोड़ना है उसमें। तो ये एक बड़ा विषय है और इस पर हम सबको एकजुट होकर के, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, एक बड़ा जो है कोई अच्छा जो है इस बारे में अभियान शुरू करना चाहिए, जिससे गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, जैसे भागीरथी को और गंगा को राजा भगीरथ लेकर के आए, और अगर वो गंगा सागर तक अपने पुरखों का, पूर्वजों का, पितृदेवताओं का अगर उद्धार नहीं करते तो मेरे ख्याल से भगवान राम भी कैसे जो है उस कुल में पैदा हो जाते जो दोषी कुल है। उसी तरह से अगर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया दशरथ महाराज के लिए, तो अगर हमारी जो है सरयू नहीं होती वहाँ, तो कहाँ करते वो जो है वो अपना पुत्र कामेष्टि यज्ञ। उसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र है, जिस पर आज सबसे बड़ा खतरा है, चीन अगर इतना बड़ा बांध बना लेगा, और उस पर कहीं कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं तो दिल्ली में लेकर के सबको बोल दिया। अब अगर ब्रह्मपुत्र को जो है परशुराम जी जो है वो अपने कुलाड़े से काट करके लाए, अपने उससे परशु से, तो हर व्यक्ति के तप का, और जितने सारे बड़े नामी संत समाज है, मैं अभी वहाँ गया था, क्या कहते हैं, प्रयागराज, तो वहाँ, और बीच में योगी जी भी मिले थे हमारे, आदित्यनाथ जी। तो मैंने कहा अगर टीरी का पानी नहीं होता, तो मैंने कहा वहाँ जो आप कह रहे हैं 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो मैं बोलूँ उनका वह जी कीचड़ में लफड़ियाँ था, नहीं तो कैसे कैसे जो है नहाती। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस अभियान में या इस आंदोलन में जो है अपने को समर्पित करें। तो वहाँ मुझे बहुत से संत मिले, बड़े बड़े, लंबी लंबी जटाएं पैरों तक, और किसी ने खारू तो लगाई, कुछ तो लगाई। बोले जी मैं हिमालयी योगी हूँ। मैंने कहा यार ये गजब हो गया है, ये उदय सिंह जी हो गए, बगल में हमारे विनोद जी हो गए, इतने सारे लोग हम बैठे हुए यहाँ पे। और मैंने कहा हम तो यही पैदा हुए, आपको हजारों सिद्धियां मिल गई, अब सुन राणा जी को कोई सिद्धि मिल गई हो यहाँ पैदा होने पर तो अलग बात है। मैंने कहा आप 2-4 साल के लिए हिमालय पे आते हो, सब कुछ लेकर के चले जाते हो। मैंने कहा ही हिमालय देवता कुछ भाई यहाँ के लोगों को भी दे दो तो अच्छा रहेगा। तो ये हिमालय का अपना एक गौरव है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है, और गंगा माँ से पवित्र कुछ नहीं है, और वही हम सबका भला भी करेंगे। विधायक जी आपके इस मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, यदि इसमें हम जैसे हमारे प्राकृतिक स्रोत है, पानी के स्रोत, यदि आपने इस समय जब हम नीचे से आते हैं चंबा वाली रोड पे जो मेन रोड है, इसमें आपने देखे होंगे पुराने प्राकृतिक स्रोत हमारे वो जो या तो बंद हो गए या किसी दूसरी जगह, और गाँव में भी जैसे हमारे नंदगांव में अलग अलग क्षेत्र में जो प्राकृतिक स्रोत वो क्या हो गए, वो गहरे चले गए, नहीं उनके रख रखाव नहीं होने के कारण। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए एक जो अब यहाँ पर हमारे बहुत से बच्चे भी आए हुए हैं, ये निश्चित रूप से इस विषय पर अध्ययन भी कर रहे होंगे। यहाँ नदी की एक टेंडेंसी, नदी की टेंडेंसी ये होती है कि जो जहाँ से वो निकलती है, जो स्रोत है, अगर उस स्रोत में पानी तब चाहे एक बूंद भी बचा हुआ है और निरंतर बह रही है, तो वो फिर जो है जीवित रहेगी। लेकिन अगर उसका स्रोत सूख गया, जैसे उज्जैन में जो नदी है उसका स्रोत सूख गया, और वो वहां से नर्मदा से वो पाइपों में पानी लाए, लेकिन वो नदी जो है ना नहीं बन पाई। तो स्रोत में जब पानी होगा तब जाकर के नदी जीवित रहती है। अगर स्रोत का पानी सूख गया तो नदी जीवित नहीं रहेगी, पहली बात ये। आप गोमुख में जाइए तो वहां भागीरथी में कितना पानी है, लेकिन ये जो सारे स्रोत हैं, ये जो हमारे गाढ़ गदेरे हैं, बाकी सहायक नदियां हैं, वो उसके जल को बढ़ाने का काम करती हैं। और जो हमारे, क्योंकि उसमें मेरी अलग सोच है, जो हमने सारे स्रोत जो टेप कर दिए, उसने बड़ा भारी यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि स्रोत से जब पानी नीचे आता था, जो हमारा वो होता था धारा, वो नीचे जाता था तो नीचे के स्रोतों को भी रिचार्ज करता था, और अंततः गंगा में मिल करके उसके पानी को बढ़ाने का काम करता था। तो जो हमारे नैसर्गिक जो स्रोत हैं, और विशेषकर उसमें जो सड़कें बाकी हमने निर्माण कार्य किए, उसका असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है सीमेंट का।
किसी भी स्रोत पर आप अगर सीमेंट लगा दो तो ये पक्का है कि 1-2 साल में वो सूख जाएगा। तो हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। और सबसे आप ये देखो ना कि जो है हमारे स्रोत का पानी सबसे अच्छा है। कई हैं ऐसे स्रोत, यही देख लो आप, ये जो है ये क्या छमुंड में देख लो आप, लोग देहरादून से और मसूरी से वो पानी लेने के लिए आते हैं और हफ्ते भर का पानी ले जाते हैं उसमें। और हम ये देखो कि उत्तराखंड में सारी दुनिया का मुझे लगता है कि ये अरबों का व्यापार पानी का। यहाँ पर जो है एक गंगोत्री में एक बड़े संत जो है वो कर रहे थे कथा, और वो पानी की बोतलें जो है वो प्लास्टिक वाले से नीचे से लाए। मैंने कहा भाई ये तो आप महापाप करोगे, कथा का क्या फ़ायदा हुआ जब आप यहाँ का पानी नहीं पी सकते हो। तो आप ये देखो कि जो ये स्रोत हैं उनको जीवित रखना तो जरूरी है, लेकिन हमको ये भी मांग करनी चाहिए कि अब पानी की बोतल आप 20-25 रुपए की हो 1 लीटर की, और अगर हम 30 क्यूसेक पानी दिल्ली को दे रहे हैं और 73% जनता को जो है जल दे रहे हैं, और कहा जाता है कि आपा ददाति जीवनम। जब उत्तराखंड आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा था कि आप लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, आपकी इकोनॉमी कैसी चलेगी। मैंने कहा कुछ मत करो प्रधानमंत्री जी, 1952 से लेकर के आपने जितना खाली वाटर टैक्स लिया है उसका 3% भी मैंने कैलकुलेट किया था। मैंने कहा आप अगर हमको दे दो तो हम आपकी सरकार को भी दिल्ली में चला लेंगे। तो आप ये देखो कि जो हमारा 30 क्यूसेक पानी जा रहा है रोज का, हम 30 करोड़ का जो है यहाँ टिहरी बांध से दे रहे हैं ना उनको पानी, तो 30 करोड़ रोज का अगर टिहरी को मिल जाए तो फिर हमारे बच्चों को जो है इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, अपने गांव में बढ़िया महल जैसे घर बना के उसमें रह सकते हैं। तो ये हमको जल को जो है जैसे पेट्रोल है बाकी चीजें हैं उस तरह से हमको उसको मान्यता देनी पड़ेगी। और जो लोग जल उत्पादक जो राज्य हैं उनको जो है उसका जो है वो पैसा देना चाहिए। ये भी मैंने 3 बार कोशिश की जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट का जो काउंसिल है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी होते हैं, 3 बार कोशिश की कि उसमें ये विषय आ जाए, लेकिन नहीं ला पाए उसमें। विधायक जी, एक अंतिम सवाल है आपसे। आप इस मुहिम जो आप मुहिम चला रहे हैं स्वागत योग्य है, तो आप आम जनमानस या हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि वो कम से कम उनकी समझ में पहले ये हमको एम्पलीफाई करना है कि हर आदमी इस बात को समझे कि हम भविष्य में बहुत गहरे संकट में फंसने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उसकी समझ में ही आना चाहिए। अब जैसे होता है बीमारियां होती है, किसी को कैंसर होता है, तो जब आपको पता है तभी आपका उसका इलाज ढूंढ सकते हो ना। तो अभी हम लोगों को यही पता नहीं है कि हम कितने गंभीर संकट में भविष्य में फंसने जा रहे हैं। जब उनकी समझ में आएगा तब उसका तोड़ निकाला जा सकता है। तो पहले तो इसको एम्पलीफाई करना है कि इसको एम्पलीफाई कैसे कर सकें, तब अगले वाले चरण में जो है उस पर जो है विचार किया जा सकता है और उसका समाधान निकाला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।